Okay, so this is our lecture number 2, class number 2 of our 28-day crash course for psychology। और आज हम देखो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, एक टॉपिक हम पीछे रह गए थे। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था हम उसकी रिवीजन नहीं करेंगे फॉर द वेरी बिग फैक्ट कि आप लोगों के पास अब एक्सेस है भाई, मजे से पीछे जाके देखो। ऑल्सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम उस टाइम को कट शॉर्ट करेंगे। सबको याद है हमने क्या करा था लास्ट क्लास में? कोई ऐसा तो नहीं है जो बिना पढ़े आ गया? अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है भैया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी। सब पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास का? कल की क्लास सबने अटेंड करी थी? यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे भैया, रिमेंबर वी वर स्टडिंग द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है जी, हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस और हमने इससे पहले 3 थ्योरीज कर ली थी। कौन सी थी? सबसे पहले हमने करी थी यूनिफैक्टर थ्योरी, उसके बाद हमने करी थी बाय फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर बाय अल्फ्रेड बी ने, बाय फैक्टर बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, और उसके बाद हमने करी थी 7 पीएमए वाली थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बाय लुइस थर्स्टोन साहब। इनको हमने कुछ खास वो महत्व दिया नहीं था, ये तो बेकार के आदमी थे। ठीक है जी, ऐसे तो वैसे हम कहना नहीं चाहिए बट फिर भी कह देते हैं। ठीक है, मजाक में कह रहा हूँ भाई, दिल पे मत ले जाना। तो चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। और इस पर स्पेसिफिकली काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो ये वाली तो बिल्कुल नहीं छोड़नी हमें। हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय आर्थर जेनसन। सी टू इट कि आपसे क्वेश्चन टीचर ऐसे ही पूछ सकता है बोर्ड के अंदर कि गिवन द नेम, गिव द मेंशन द डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्योरी गिवन बाय आर्थर जेनसन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड। तो आपको नाम के साथ उनकी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो पहली अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज हायरार्किकल मॉडल। व्हाट इज अ हायरार्की? अगर यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे तो ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हायरार्की क्या होती है। जैसे आपके घर में हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर आपके ग्रैंडफादर है, उसके नीचे आपके फादर हैं, फिर हो आप। क्या ऐसा नहीं होता हायरार्की कि एक के पास सुप्रीम राइट्स होते हैं, फिर उससे नीचे कोई चीज़ होती है, फिर उससे नीचे कोई चीज़ होती है? स्कूल के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पे होती है प्रिंसिपल्स, फिर आती है इंचार्जेस आ जाती हैं, फिर आ जाती है कौन आ जाती हैं? कोऑर्डिनेटर्स आती है, फ्लोर कोऑर्डिनेटर्स, स्टेटस एंड रैंक्स ऑफ मेंबर, एकदम सही। फिर आ जाते हैं टीचर्स और आखिर में आते हैं द लेबरर्स विच आर द चिल्ड्रन। ठीक है जी, विच आर द स्टूडेंट। ठीक है, तो हायरार्की का मतलब हमें पता है कि एक के पास दूसरे से ज़्यादा पावर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सी बात है, यहाँ पे कही है हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है जी, तो इन्होंने इसमें बताया दैट वी हैव लेवल 1 एंड 2। अब हम नॉर्मली देखते हैं कि 1 और 2, हमें लगता है कि 1 ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं। 1 और 2 में लेवल 1 इज द नीचे वाला लेवल, ठीक है जी, एंड लेवल 2 इज द ऊपर वाला लेवल। ओके, यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो। सो इन्होंने क्या कहा कि हमारी इंटेलिजेंस के अंदर 2 लेवल्स होते हैं। एक होती है नॉर्मल सा लेवल 1, जिसका नाम है एसोसिएटिव लर्निंग। पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है भैया? एसोसिएटिव लर्निंग है। इसके अंदर हमारी लर्निंग कैसी होती है? दैट इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। अरे ये क्या बात हुई? एक बात बताओ, आपने एक छोटे से बच्चे को याद कराया बेटा ABCDEFG, उसमें से निकले पंडित जी। ठीक है जी, आपने उसे 15-20 बार ये बात रटा दी, तो जब आप उसको कहोगे कि बेटा चल अब मेरे को सुना, तो वो क्या गाएगा? वो गाएगा ABCDEFG, उसमें से निकले पंडित जी। वो सिंपल सी बात है। क्या हुआ? द इनपुट यू प्रोवाइडेड इज एज इट इज गिवन एज आउटपुट। ठीक है जी, कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इसमें यूज नहीं हुई। ठीक है जी, सिंपली आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई और वही इंफॉर्मेशन आपने उल्टी कर दी। जैसे आप इंग्लिश के पेपर में करते हो, कहानी में जो लाइंस लिखी है वो ले ली और इनपुट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू आउटपुट। ठीक है जी, दैट इज क्लियर एज दैट। ठीक है जी, तो और इसको क्या कहते हैं? हम रोट लर्निंग कहते हैं। और रोट लर्निंग को हम हिंदी में पता है क्या कहते हैं? रट्टाफिकेशन कहते हैं, रट्टा मार। एग्जैक्टली, इसको क्या कहते हैं हम भैया? इसको कहते हैं हम रट्टाफिकेशन। इसको क्या कहते हैं हम? रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन में क्या होता है? क्या आपको कोई बात समझ आती है? बिल्कुल नहीं आती। आप तो सिंपली वहां से इंफॉर्मेशन उठाते हो और वही इंफॉर्मेशन सामने उल्टी कर देते हो। क्या करते हो? यहां से इंफॉर्मेशन उठाई, वही इंफॉर्मेशन पेपर में एज इट इज लिख दी। क्या आपका दिमाग का ज्यादा यूज हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या आपका इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट है रट्टाफिकेशन में, रट्टा मारने में? बताओ, जो आपने देखा बस वही देख लिख दिया। कैसा था कि नहीं था? यस और नो, जल्दी से यस। तो यही होती है लेवल 1 की हमारी एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें इनपुट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू आउटपुट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज रोट लर्निंग। ये बात थी बड़ी कॉमन सी। ठीक है जी, अब ये होता है नॉर्मली। लेकिन अब हम बात करते हैं जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब उसको बड़े काम करने हैं, तब हमारी कौन सी इंटेलिजेंस लगती है? तब हमारी लग रही है लेवल 2 की इंटेलिजेंस, जो इस वक्त आप सब लगा रहे हो। क्यों भाई? इस वाली का नाम है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है भैया? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है इसका नाम। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है? इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट।
लेकिन क्या होता है, इनपुट जो है उसके ऊपर हॉट्स लगते हैं भैया। हॉट्स रिमेंबर मैथ्स के अंदर होते थे हॉट्स के क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मतलब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, इसमें आपने जो देखा वही उल्टी नहीं करना, इसमें आपको आउटपुट निकालना है। ठीक है जी। तो अगर ये तो वही बात हो गई, जैसे आपने बच्चे को पहले अगर बच्चे से कहा कि ABCDEFG उसमें निकले पंडित जी ये याद रखो, ठीक है जी, तो उसने याद रख लिया। लेकिन अगर मान लो आपने बच्चे को कहा इफ राम हैज 5 एप्पल्स ही गेव 2 एप्पल्स टू श्याम, हाउ मेनी एप्पल्स डज राम हैव, तो अगर बच्चे ने लगा दी लेवल 1 वाली, तो क्या होगा भैया, वो एज इट इज क्वेश्चन लिखाएगा पेपर के अंदर कि राम हैज 5 apples, he gave 2 apples to Sham and he only how many apples does he have, क्योंकि उसने इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट कर दिया। लेकिन जब बच्चा अपनी लेवल 2 की लगाएगा अपनी इंटेलिजेंस, तो अब क्या होगा, ही टुक एन इनपुट कि मुझसे पूछा गया है कि राम के पास कितने एप्पल हैं, उसने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लगाई कि अगर 5 एप्पल्स हैं उनमें से 2 एप्पल चले गए तो उसके पास 3 एप्पल बचे, और उसने आउटपुट में लिख दिया कि राम हैज 3 एप्पल्स। क्या अब बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं लगी? बिल्कुल लगी। क्या इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वाली को कहते हैं हम लेवल 2, दैट इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत इजी पीजी थी, बताओ। लेवल 1 इज एसोसिएटिव लर्निंग, लेवल 2 इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। लेवल 1 में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, लेवल 2 में इनपुट के बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स दैट गिव आउट आउटपुट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हायरार्किकल मॉडल के बाद हम बात करेंगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। इस वाले का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ठीक है जी। नाउ अभी तक हमने जो पढ़ी, दे वर ऑल फ्रॉम द साइकोमेट्रिक अप्रोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वो सारी साइकोमेट्रिक अप्रोच पे थी अभी तक। ठीक है जी, यूनी, बाय, PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और हायरार्किकल मॉडल, ये सारे के सारे साइकोमेट्रिक अप्रोच के थे। परंतु अब हम आ रहे हैं टू अ थ्योरी गिवन बाय JP गिलफोर्ड साहब, दैट इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे। So this is a very important, teacher can ask you कि which approach is on which approach does structure of model intellect model work. So आपको बताना है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने इसका नाम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्यों बोला, क्योंकि हमारे यहाँ पे JP गिलफोर्ड साहब कहते हैं कि भैया मेरे को नहीं समझना इंटेलिजेंस कितने प्रकार की है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये देख रहा हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल ट्रेट अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या अलग अलग वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सो इन्होंने बोला भैया कि मान लो इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, मान लो आपका सिंगिंग, सिंगिंग इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल। हर जिंदगी में, याद है, इंटेलिजेंस इज ग्लोबल कैपेसिटी, जिंदगी में हर जगह लगती है। तो सिमिलरली यहाँ पे कहा है कि जिंदगी में क्योंकि हर जगह लगते हैं, तो सपोज मैंने कह लिया आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट इज, मान लो, रीडिंग, आप कोई चीज पढ़ पा रहे हो और उसका मतलब समझ पा रहे हो। ठीक है जी। तो हमारे JP गिलफोर्ड साहब ने कहा कि हर इंटेलेक्चुअल ट्रेट, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, वॉकिंग हो, ईटिंग हो, हर चीज इज इंटेलेक्चुअल ट्रेट। तो इन्होंने कहा भैया कि इसके अंदर 3 कैरेक्टर उसके वो होते हैं। क्या होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहेंगे, हम इसे कॉम्पोनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ये इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है जी। क्या क्या होते हैं भैया? सबसे पहले कंटेंट। कंटेंट मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल। एक बात बताओ, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, आपका नेचर ऑफ मटेरियल कैसा होता है? इज इट टेक्सचुअल, इज इट वीडियो वाला, इज इट ऑडियो वाला? जब आप रीड करते हो तो कैसा कंटेंट का मटेरियल होता है, बताओ? नेचर ऑफ मटेरियल कैसा होता है? टेक्सचुअल होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है? टेक्सचुअल होता है। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। अगर मैंने कहा कि मान लो आपकी, अब आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट है मान लो थिंकिंग, तो आपका नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है? क्या ये थॉट है या नहीं? क्या ये कॉग्निटिव है? क्या ये टेक्सचुअल है? क्या ये वीडियो है? क्या ये ऑडियो है? थिंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, कॉग्निटिव। एग्जैक्टली, बहुत सही जा रहे हो। तो देखो, कंटेंट का मतलब हमें समझ आ गया, हर इंटेलेक्चुअल ट्रेड का एक अलग कंटेंट होता है। तो ये कंटेंट जो होता है, इसके ऊपर बंदा कुछ काम करता है, दैट इज ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन। अब व्हाट द रिस्पॉन्डर डज। ठीक है जी। तो रीडिंग के बाद मैं कहूंगा कि अब मैंने कुछ काम किया, उसको पढ़ने के बाद जब मैंने देखा कि AKSHYAT ये 4-6-7 शब्द एक साथ लिखे हैं, मैंने जब इन्हें एक साथ पढ़ा, अक्षयत, अक्षयत, ओ
अब मैंने क्या करा, मैंने अपने ऑपरेशन लगाया, कौन सा, अभी हम देखेंगे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। हमने अब इसमें लगाया, हमारी मेमोरी लगाई। पहले तो कॉग्निशन लगाई कि ये क्या हो सकता है, क्या ये हाथी का नाम है, क्या ये किसी बिल्डिंग का नाम है, ये तो किसी इंसान का नाम लग रहा है। सो दैट इज, अब आपने अपना एक ऑपरेशन लगाया, दैट इज कॉग्निशन इसके ऊपर। दूसरी चीज पर आपने मेमोरी डाली, भैया मेमोरी लगाई कि ये किसका नाम था, मैंने नाम तो सुना है, ओ ये किसका नाम था, किसका नाम था, अरे ये तो मेरे सर का नाम है, अक्षत। ठीक है जी, तो आपने कॉग्निशन और मेमोरी, दो ऑपरेशंस लगाए इसके ऊपर। क्या ऑपरेशंस का मतलब समझ आया, बताओ, ऑपरेशंस का मतलब समझ आया एकदम अच्छे से, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो हमने कंटेंट देखा, ऑपरेशन देखा, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो बेसिकली भैया प्रोडक्ट क्या है कि फॉर्म इन विच द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। बेसिकली जब आपने पढ़ लिया अक्षत शब्द, उसके बाद आपने रिमेंबर कर लिया, अरे ये तो मेरे सर का नाम है, तो व्हाट वाज योर प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट था भैया, कि आपको वो बात समझ आ गई, वो बात समझ आ गई। अगर आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट इज राइटिंग, तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, क्या वो समझ आना प्रोडक्ट होगा, या फिर राइटिंग अ वर्ड विल बी योर प्रोडक्ट, राइटिंग अ वर्ड विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है जी, अगर वॉकिंग की बात करूं, सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, कि भैया आपकी मूवमेंट हो गई, या फिर आपकी लोकोमोशन हो गई एक जगह से दूसरी जगह पे, आप चले गए कहीं, है कि नहीं, तो आपको एक प्रोडक्ट मिल गया उसके बाद। ठीक है जी, तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे ये प्रोडक्ट की बात सबको समझ आई, बताओ कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट, कि आखिर में आपको क्या मिला। ठीक है जी, जब आपने किसी चीज के बारे में सोचा तो आपको समझ आ गई वो बात। अगर आपने कोई मूवमेंट का काम किया तो वो काम मूवमेंट हो गई। ठीक है जी, लिखने का काम किया तो आपने वो चीज लिख दी, दैट इज द थिंग। ठीक है जी, अब हमारे जेपी गिलफोर्ड साहब कहते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स है ना, मैंने इनको एक बड़े अजीब तरीके से दिखाया है। ठीक है जी, इन्होंने कहा ये जो 3 डायमेंशंस है, ये 3 जो डायमेंशंस है, इनको एक बॉक्स की तरह मैंने बना दिया। अगर इन्होंने कहा देयर आर टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट, 6 टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, सो अगर हम इसे सीरीज में चलें, दैट इज कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिलेगा 5 6 6। तो इन्होंने कहा अगर मैं हर एक की 3 फेस साइड बनाऊं, इन्होंने थोड़ी मैथमेटिक्स लगाई, तो इन्होंने टोटल कहा कि इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 180 सेल्स मिलेंगे, जिन्हें मैं एक साथ अगर रख दूंगा तो एक ऐसी क्यूब बनेगी। ठीक है जी, और हर एक क्यूब के अंदर मैं जो 3 साइड्स देखूंगा वो एक इंटेलेक्चुअल ट्रेट है। मतलब ये जो ऑरेंज वाला देख रहे हो, ये ऑरेंज वाला, दिस इज अ इंटेलेक्चुअल ट्रेट। ठीक है जी, ये वाला अगर मैं देखूं, दिस इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल ट्रेट, क्योंकि एक इसका फेस नीचे है, सिमिलरली इसका एक फेस नीचे है, सो दिस इज ऑल्सो अ इंटेलेक्चुअल ट्रेट। ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स हैं, जिनको टोटल कितने बताए जेपी गिलफोर्ड साहब ने, हाउ मेनी इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स आर देयर, बताओ बताओ कितने इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स हैं, 180। कितने, 180, 180 आर द इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, और इनके हिसाब से देर आर 180 सेल्स इन दिस पर्टिकुलर क्यूब। ओके, जिसके अंदर देर आर 3 थिंग्स, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। हम इनके नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आते नहीं है, ये नहीं आते, नहीं पूछे जाते आपसे, तो एज सिंपल एज दैट बात है। तो ये थ्योरी सबको समझ आ गई भैया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और बहुत ही थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, क्या ये सबको समझ आ गई, बताओ। वाह यार, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, काफ़ी समझदार बच्चे हैं यार मेरे पास, बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, शाबाश, बहुत सही, बहुत सही, अच्छे पेज में चल रहे हैं हम सारे के सारे, बहुत गुड, वेरी गुड यार, आई लव यू ऑल। ठीक है जी, तो चलो भाई, अब हम आते हैं मेरी फेवरेट पे, दिस इज माई पर्टिकुलर फेवरेट, और जो जो लोग मेरे को यूट्यूब से जानते हैं उनको पता होगा कि इसका मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। दिस इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट एज वेल। क्यों भैया, क्योंकि जो हमने बातें लुइस थर्स्टन की बात में छोड़ी थी ना, वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो हावर्ड गार्डनर साहब ने कहा कि ना मैंने हायरार्की बतानी, ना मैंने कुछ और। अच्छा एक बात बताओ, अब समझ, अच्छा हाँ एक चीज भूल गया मैं बतानी, अब समझ आया, रिमेंबर व्हाई वी कॉल्ड इज एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, क्योंकि रिमेंबर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या कहा था हमने, व्हाट ऑपरेशंस हाउ अ इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। तो क्या यहां पे वो नहीं लिखा हुआ, सर कैन यू गो अ बिट स्लो, अवश्य हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं बेटा। ठीक है जी, तो ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मतलब समझ आया यार, कि हमने यहाँ पे पता लगाया कि कोई इंटेलेक्चुअल ट्रेट कैसे काम करता है कि नहीं, समझ आया, समझ आया, तभी हमने इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का है। इधर बताओ,
यहां पे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है कि नॉर्मली प्रकार टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई गई है। तो क्या ये साइकोमेट्रिक अप्रोच हो गई, जिसमें क्या कहा गया था कि इंटेलिजेंस इज अ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, दीज आर डिफरेंट एबिलिटीज जिनका एग्रीगेट बन रहा है। तो क्या बताओ, है ना, इज इट अ साइकोमेट्रिक या फिर इंफॉर्मेशन? एग्जैक्टली साइकोमेट्रिक। ठीक है जी, तो एकदम सही जा रहे हो, इट इज अ साइकोमेट्रिक। क्यों भैया? जहां पे भी आपको दिखे किसी थ्योरी के अंदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात हुई है, दैट इज अ साइकोमेट्रिक अप्रोच। जिस भी थ्योरी के अंदर आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिखे, चाहे वो हायरार्कियल मॉडल हो, चाहे कुछ भी हो, जहां पे भी आपकी इंटेलिजेंस खुल गई ना, टाइप्स पता चल गई, दैट इज अ साइकोमेट्रिक अप्रोच। क्योंकि हमें पता है दैट इज इट इज अ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। ओके, अब यहां पे आते हैं भाई थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि नोट्स बना रहे सर आप बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हो, तो डोंट वरी, जस्ट माइन्यूट पॉइंट्स रखो अपने पास। आई विल बी शेयरिंग द नोट्स राइट नाउ, ओके, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पे हम आते हैं। अभी समझो, मेन बात आपकी समझने की है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने कहा कि देर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की इंटेलिजेंस, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी है इन्होंने। तो हम जो कहते हैं ना कि एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट ही है, ऐसा नहीं है भैया। इन्होंने बताया देयर आर वेरियस अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और हर एक का एक पर्टिकुलर मतलब है। ठीक है जी, तो यहाँ पे उन्होंने जो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई है उनके नाम ये रहे: लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। बहुत सारी हो जाती है, नाम याद नहीं रहता। तो इसके लिए आई मेड अ निमोनिक्स दैट वाज, देखो देखो देखो, दैट इज लिली से मन भर के। ठीक है जी, सो मैं एक बार आपको जल्दी से बताता हूं क्या है ये निमोनिक्स। लिली से मन भर के, लिली से मन भर के, क्या भाई? लिली से मन भर के। अच्छा, इसको याद करने का तरीका तो भैया यहाँ पे हमारा रिमेंबर वी हैड गोलू एंड वी हैड चिंकी। तो भैया गोलू की गर्लफ्रेंड है चिंकी, तो भाई ये लोग आए पहली बार डेट पे। गोलू थॉट कि चलो मैं इसके लिए रोज का फूल लेके जाता हूँ, लेकिन उस दिन पड़ गया कमबख्त वैलेंटाइंस डे, और भैया वैलेंटाइंस डे पड़ गया और रोज सारे खत्म हो गए मार्केट में। तो हमारे गोलू ने कहा कि भगवान का नाम लेके यार इसको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना है, तो चलो इसको लिली का फ्लावर दे देता हूँ। तो भैया लिली का फ्लावर ये लेके गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास। गर्लफ्रेंड ने देखा और उसको लगा अबे रोज लाना चाहिए था, पर वो कहती यार इसका दिल क्यों दिखाओ, इतने प्यार से लाया है। सो इसने लिली के फूल से अपना मन भर के जिंदगी काट ली भैया, वो दिन निकाल दिया। सो दैट इज द थिंग, लिली से मन भर के। क्या भाई? लिली से मन भर के। ठीक है भाई, अब इसका हमें फायदा क्या है भैया? चिंकी ने अपना मन भर लिया लिली से, तो हमें क्या फायदा है? तो भैया चिंकी की वजह से हमें लिली से मन भर के अंदर सारी की सारी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पता चल जाती है। एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक, आई स्टैंड फॉर इंटरपर्सनल, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। यू हैव टू लर्न इट, टाइम लगाना थोड़ा सा, 4 मिनट की बात है, मजे से याद हो जाएगा, बहुत मजे से याद होगा। दिस इज अमेजिंग निमोनिक। ठीक है जी, तो अच्छा एक एक का मतलब बता दो थोड़ा सा। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक के अंदर लैंग्वेज नहीं आ रहा, लैंग्वेज का मतलब भाषा नहीं होता। तो भैया जिसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है उसकी क्या होगी? उसकी फ्लुएंसी इन वर्ड्स अच्छी होगी। ठीक है जी, उसकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होगी, उसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी। कैसे लोगों की? एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया कि कौन से लोगों की लिंग्विस्टिक अच्छी ज़्यादा होती है, ओरेटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस, जिन्हें हम वर्ड स्मार्ट कहते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही, इन लोगों को हम वर्ड स्मार्ट कहते हैं। तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, इवन टीचर्स भी, ठीक है जी, ऑथर्स, वेरी वेरी गुड, और नॉट, हाँ, जो जो लोग हैं इन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फ्लुएंसी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटर मतलब दो लोगों के बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में। तो इंटरपर्सनल मतलब जब एक बंदा दूसरे के साथ इंटेलिजेंट है, कैसे? उसके इमोशन समझ पा रहा है। आप अपने दोस्त को देखते ही समझ पा रहे हो यार ये आज दुखी है, जरूर इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ठीक है जी, अरे वाह ये बंदा आज खुश है, जरूर इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है यार, इसकी ये बुरा फील कर रही होगी यार, ये अच्छा फील कर रहा होगा। अगर आप ऐसा सोच पाते हो तो यू हैव हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कैसे, कौन लोग होते हैं जिनके पास ये होती है? पहली बात तो थेरेपिस्ट,
है ना। कौन से थेरेपिस्ट? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। दूसरे कौन होते हैं भैया? जो आपके काउंसलर्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है ये, ठीक है जी। और कई बार पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा हाई होती है, तभी वो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है जी। तो इंटरपर्सनल किसकी हाई होती है भैया? थेरेपिस्ट, काउंसलर्स और पॉलिटिशियंस की। लिख लो। आखिरी अच्छा एक और, लॉजिकल मैथमेटिकल। ये तो कुछ भी नहीं है। लॉजिकल मैथमेटिकल भैया मतलब साइंस और मैथ्स की। जिसकी साइंस और मैथ्स अच्छी है, किसकी अच्छी होती है भैया साइंस और मैथ्स अच्छी? खुद बताओ। इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, एस्ट्रोनॉट्स की, है ना, साइंटिस्ट की, और क्या होते हैं, फिजिसिस्ट की, है ना, मैथमेटिशियंस की। ये लोग जिनका अपनी लॉजिक बहुत अच्छा लगाते हैं, आईक्यू तेज रखते हैं अपनी। इंट्रापर्सनल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। साइंस टीचर, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है जी। इन साइंस टीचर के बाद हमें इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब अपने खुद के बारे में जान पाना। अगर किसी बंदे की हाई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है जी, हाँ शकुंतला देवी भैया, ठीक है जी, अगर किसी बंदे की हाई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है तो वो ये समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे इस धरती पे क्यों भेजा गया है, क्या मेरा जीवन में कार्य है, ठीक है जी। ऐसी बातें कौन करता है? कौन करते हैं ऐसी बातें? क्या है, ऐसी रिलीजियस स्पीकर्स नहीं करते, फिलोसफर्स, एग्जैक्टली। तो हाई इंट्रापर्सनल किसकी होती है? मॉन्क्स, ठीक है जी, रिलीजियस स्पीकर्स, है ना, स्पिरिचुअलिस्ट की। ऐसे लोग, ये लोग जो स्पिरिचुअल बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, इन लोगों की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, क्योंकि ये जानते हैं, ये अपने बारे में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाते हैं। ये बात को हम और अच्छे से पढ़ेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स। स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस पता है क्या होती है? आपने कभी वाले एप्टीट्यूड टेस्ट दिए जिसके अंदर आपको एक ऐसी सी इमेज दे देते हैं, ऐसी सी, और आपसे पूछा जाता है कि क्या इसका बॉक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता, है ना, इसका बॉक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता, है ना, हाँ हाँ हाँ, ये पूछा जाता है। तो आप क्या करते हो? मन के अंदर सोचते हो, अच्छा मैंने ऐसे लिया, मैंने एक इधर से फोल्ड मारा, एक इधर से फोल्ड किया, एक इधर से फोल्ड किया, 3 साइड फोल्ड हो गई, ये वाली साइड ऊपर उठाई तो ऊपर का ढक्कन बन गया। ऐसा मैंने क्या किया? मैंने माइंड मैप बना लिया, मैंने मेंटली चीज़ों को अपने चेंज कर लिया। देखा जी, मैंने मेंटली चीज़ों को समझ लिया। तो स्पेशियल इंटेलिजेंस किसकी हाई होती है भैया? किसकी हाई होती है? जो लोग मेंटली चीज़ें ग्रास्प कर पाते हैं और अपना एक 3D वर्ल्ड को समझ पाते हैं, अपना मेंटली, अपने दिमाग में एक 3D बना पाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आर्किटेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, उनको पता नहीं होता। आप एक खाली खंडर देखोगे ना, जब घर बन रहा होगा आपको लगेगा भाई ये क्या है, लेकिन आर्किटेक्ट देखेगा, वो कहेगा यहाँ पे किचन है, वहाँ पे नाली निकल रही है, वहाँ पे 3 बेडरूम सोफा सेट है, ठीक है जी, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। और आर्किटेक्ट्स के बाद इंटीरियर डिजाइनर्स और पायलट्स। भैया एक बात बताओ, पायलट्स को क्या ऐसे होता है क्या, भाई आगे चल आगे चल, हाँ हाँ हाँ, राजीव चौक से लेफ्ट ले लियो, हाँ हाँ, हवाई जहाज अपना एरोप्लेन उड़ा रहे हैं और बोल रहे राजीव चौक से लेफ्ट लेके, हाँ 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 हाँ, कड़कड़ी मोड़ से यू टर्न ले लेना, एयरपोर्ट आ जाएगा। क्या ऐसा होता है हवा के अंदर? हवा में तो भैया कोई भी वो नहीं है, ठीक है जी, वहां पे तो कोई आपकी रोड्स नहीं है। तो वो क्या करते हैं, क्या सर्जन, रुको बेटा, क्या करते हैं यार वो लोग? वो अपने दिमाग में माइंड मैप बना के रखते हैं। उन्हें पता होता है कि इवन दो आई कैन नॉट सी एनीथिंग, परंतु अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा आई कैन रीच द पर्टिकुलर प्लेस। क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत सही। तो ये तो आपके पायलट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, जिन लोगों की स्पेशल बहुत ज़्यादा हाई होती है। म्यूजिकल, अरे यार बड़ी कॉमन सेंस है, जिन लोगों के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई होगी वो कौन होंगे भैया? म्यूजिशियंस। ऐसे लोग जो नोट्स, फ्रीक्वेंसीज, टोन्स को पकड़ पाते हैं, बीट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं इजीली, दे इजीली टू कैच अप। कई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे गाने की कोशिश करते हैं, नहीं गा पाते। कुछ बच्चे होते हैं क्लास के अंदर ऐसे ढोल पीटने लग जाते हैं, ओए 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 ओए। भैया कोई बच्चा डेस्क के ऊपर अगर पूरा ड्रम बजा रहा है, उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज हाई, ठीक है जी। कोई बच्चा गाना गा पा रहा है उसके ऊपर, उसकी भी इंटेलिजेंस हाई है म्यूजिकल। तो दोज हु कैन अंडरस्टैंड नोट्स, हु कैन कैच बीट्स, हैव हाई इंटेलिजेंस नेचुरली। समझ आई ये बात? बहुत ईजी है। म्यूजिशियन, सारे म्यूजिशियन के पास होती है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की खासियत। आप कभी जंगल में जाओगे, आप देखोगे अबे यहाँ पे तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, लेकिन अगर आपके साथ कोई गया, मान लो जूलॉजिस्ट गया है,
या फिर आपके पास गया है, साथ में कोई गया है, कौन गया है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर गया है, या फिर कौन गया है आपके साथ, जू कीपर गया, तो भैया वो देखेगा, अरे ये देखो दिस इज द प्लांट, दिस इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पंजे दिख रहे हैं आपको, पंजे के निशान दिख रहे हैं, ठीक है जी, शेर के, ठीक है जी। नॉट फार्मर्स बेटा, नेचुरलिस्टिक उनकी है भैया, जो हाँ वैसे फार्मर्स भी कह सकते हो बट रिस्ट्रेन। मेन कौन है, जू कीपर्स, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, ठीक है जी। ट्राइबल लोग के भी नेचुरलिस्टिक काफी हाई होती है, ठीक है जी। तो ये बात है, जिनको अपने एनवायरनमेंट को समझने में इजी है, आप देखते रह जाओगे ये तो पेड़ 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 है, उनको दिख जाएगा इस पेड़ के पीछे वहां पे देखो शेर है, यहाँ पे शेर की पट्टी पड़ी है, यहाँ पे पंजा है, मतलब यहाँ से शेर गुजरा है, तो ये होता है, समझ आई ये बात। आखिरी है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब होता है दैट इज यूजिंग पार्ट और होल ऑफ योर बॉडी फ्लेक्सिबली। भैया आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हो, दैट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक। एग्जाम्पल आ रहे हैं भैया और एकदम सही आ रहे हैं, डांसर्स, योगा जो करते हैं, ठीक है जी, योगा टीचर्स, ठीक है जी, और एथलीट्स, नॉट एक्टर्स बेटा, एक्टर्स इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल कहाँ होते हैं, आपके पास वो होते हैं ना जिम्नास्ट, एग्जैक्टली, जो जिम्नास्ट होते हैं उनकी भी काफ़ी हाई होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने बता भी दिए हैं। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। स्पोर्ट्स पर्सन, राइट, एथलीट्स जिनको हमने कह दिया। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अच्छे से आ गई होगी। आगे चलते हैं। यस 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 कर दो, यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है जी। नाउ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब आते हैं हम एक वेरी इंपॉर्टेंट वन पे। ओके, दिस इज अ लिटिल हार्ड टू ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। तो अब हम आ रहे हैं, अच्छा ये वाली साइकोमेट्रिक थी या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थी? कौन से वाली? हमारी जेपी गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर वाली, बताओ बताओ। साइकोमेट्रिक थी। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे बेटा? खुद देखो, आई टोल्ड यू, जहां पे भी आपको दिखे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई गई है वहां पे क्या है? साइकोमेट्रिक है, ठीक है जी। जहां पे भी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई गई है, ठीक है जी। लेकिन वी हैव सम डिफरेंसेस आल्सो। ओके, सम डिफरेंसेस। इट इज रेदर देन बेटर कि आप अंडरस्टैंड, याद कर लो कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। एक गई थी, कौन सी गई थी हमारी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच? कौन सी गई थी, जल्दी से याद कराओ। जेपी गिलफोर्ड वाली, एग्जैक्टली। अब एक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आ रही है, दैट इज ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। दिस इज अ वेरी बिग नेम। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग छोटे मोटे आदमी नहीं थे। अब यहां देखो, इवन दो ही टोल्ड अबाउट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन इट्स स्टिल अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फॉर अ वेरी बिग रीजन, जो भी हम देखेंगे, ठीक है जी। इनके हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 3 है। कौन सी? कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्सचुअल एंड एक्सपीरियंशियल। 3 है, कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्सचुअल एंड एक्सपीरियंशियल। 3 प्रकार की इंटेलिजेंस है। व्हाट इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस? देखो, कॉन्टेक्सचुअल को मेरे को पता है, याद करने का तरीका क्या था मेरे लिए। कॉन्टेक्सचुअल मतलब किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी। मतलब कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है? टेक्स्ट आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? सॉरी, नो नो नो, नॉट टेक्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब ये जो कॉन्टेक्सचुअल वाली है ना, ये आप डेली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? डेली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। तो भैया इसको बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले ये वाली पढ़ा देता हूं क्योंकि दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, ये वाली देखो, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। क्या है? कॉम्पोनेंशियल। इसको याद करने का तरीका देखो, कॉम्पोनेंशियल में क्या आ रहा है? कॉम्पोनेंट्स। तो आप कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हो किसी चीज के, दैट इज यू आर स्टडिंग। अगर आप किसी चीज के कंपोनेंट्स देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर स्टडिंग। और अगर जहां पे स्टडिंग आ गया मतलब आपको समझ आ गई, दिस इज ऑल्सो नोन एज अकेडमिकल इंटेलिजेंस। तो भैया, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो बच्चे हम कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है इन नॉर्मल सेटअप्स इन स्कूल, वो पूरी तरीके से इंटेलिजेंट नहीं है, उनकी बस कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई है, ठीक है जी। तो जो लोग जिनकी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है वो अकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, तभी इट इज ऑल्सो नोन एज अकेडमिकल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल के अंदर कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं, तो मतलब अकेडमिकल इंटेलिजेंस। और इसका मतलब है वो लोग क्या है? वो बुक स्मार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पीपल आर कॉल्ड एज बुक स्मार्ट। किताबी कीड़े जो होते हैं वो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस उनकी हाई होती है। क्या ये बात सबको समझ आई? बताओ। यस यस यस, जल्दी जल्दी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली वाली देखेंगे हम, अगली जो है दैट इज कॉन्टेक्सचुअल। दैट इज कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल क्या है? आप जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में लगा रहे हो, जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। तो ऐसी इंटेलिजेंस विच इज यूज्ड टू सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, इसको कहते हैं हम कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। कि हाँ एक बार रुको बेटा, अवश्य समझाएंगे आपको, रुक जाओ, ठीक है जी। कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं आपको। आपने कई ऐसे बार देखे लोग जो बड़े जुगाड़ू होते हैं, ठीक है जी। आप उसे कहोगे भाई नल ठीक कर दे, वो नल ठीक कर देंगे। आप उसे कहोगे बिजली की तार लगा दे, वो बिजली की तार लगा देंगे। आप कहोगे भाई इसको मेरे को बनाने में हेल्प कर दे, वो इसमें हेल्प कर देंगे। इवन दो वो पढ़ाई में इतने अच्छे ना हो, लेकिन डेली लाइफ में वो बड़े शानदार है, बड़े समझदार है। हर छोटे से छोटा काम दे कैन डू। ऐसे लोग हमने जरूर देखे। क्या आपने ऐसे लोग देखे? बड़े उन्हें कहते भाई तू तो बड़ा जुगाड़ू है यार, तू तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेता है ना। ऐसे लोग तो बड़े समझदार से लगते हैं हमें। तो जिनको हम कहते हैं ना ये बंदा समझदार है, इंटेलिजेंट नहीं कहते हम उसे, कहते समझदार है। तो भैया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दैट समझदारी इज व्हाट इज एक्चुअली कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को हम? स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब कि भैया ये गली में निकलेगा या सड़कों पे निकलेगा, ये बंदा कहीं भूखा नहीं रह सकता, इसके पास हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का इलाज है इस बंदे के पास, ये डेली लाइफ सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है। ऑन द अदर हैंड मान लो एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मतलब उसकी कॉन्टेक्स्ट कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इज हाई, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इज हाई, मतलब वो पढ़ाई में अच्छा है, बट ही स्टिल कैन हैव कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस लो। क्या आपने ऐसे बच्चे देखे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन डेली लाइफ काम नहीं कर पाते, है ना? डेली लाइफ कोई काम नहीं कर पाते। उसको कहोगे नल ठीक कर दे, उसको तो रोना आ जाएगा। उसको कहोगे भाई ये काम तू मेरी यहाँ पे कर दे, एक काम कर यहाँ बिजली की तार लगा दे, नहीं लगा पाएगा वो बच्चा, ठीक है। इवन दो पढ़ाई में वो कितना स्मार्ट हो, लेकिन हिज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इज लो। समझ रहे हो? सर इन बुक इट्स रिटन दैट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इज गिवन इन साइकोमेट्रिक अप्रोच। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इज गिवन इन साइकोमेट्रिक, कौन से वाला? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इज गिवन इन साइकोमेट्रिक। क्या बात कर रहे हो? आई सी टू दैट, आई सी टू दैट, दैट इज वियर्ड। चलो आई सी टू दैट, ओके, चलो आई सी टू दैट, ओके, आई सी टू दैट श्योरली। एक सेकेंड में नोट बना लूंगा कहीं पे कि बुक में ऐसा लिखा है, आई विल लुक एट दैट, ओके, क्योंकि ऐसा है नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द चीज़ें, दैट इज श्योरली अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बट वी विल स्टिल लुक एट इट, ओके, इट इज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। भैया कैसे की बात कर रहे हो? खैर आगे चलते हैं। कॉन्टेक्चुअल यानी स्ट्रीट स्मार्टनेस, क्या ये कॉम्पोनेंशियल और कॉन्टेक्चुअल समझ आ गई? दोनों की दोनों जल्दी से। कॉन्टेक्चुअल और स्ट्रीट स्मार्टनेस सारे लिखो, अब जिसको नहीं आई वो प्लीज नो कर देना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम एक छोटू पिद्दू सी पे, दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का एक डेफिनेशन है, बस वो याद करनी है, दैट इज यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो भैया मान लो आप एक सड़क से गए और आपको पता चल गया कि इस सड़क पे भैया गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो जब आप उस सड़क से दोबारा गुजरे तो इस बार आपने क्या करा भैया? आपने स्कूटी की चाबी रोकी और पैदल पैदल ले गए। दैट इज योर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। आपने यूज करी पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बड़ी इजी सी होती है जिंदगी में। हम जो भी काम हम पुरानी इंटेलिजेंस को यूज करके कर रहे हैं, दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे? क्रिएटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तो इजी सी थी, समझ आ गई ये बात? बताओ बताओ। यस, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो हम कितनी मजेदार स्पीड से चल रहे हैं और समझ भी आ रहा है हमें, दैट इज अमेजिंग। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन एंड दैट इज नियरली द एंड, दैट इज प्लीज एक्सप्लेन कॉम्पोनेंशियल अगेन। ओके बेटा, व्हाट इज कॉम्पोनेंशियल? कॉम्पोनेंशियल, कॉम्पोनेंशियल के अंदर क्या है? कॉम्पोनेंट आ रहा है। हम कंपोनेंट किसी चीज़ के, अगर हमने कोई चीज़ देखी उसके हमने वेरियस कंपोनेंट्स देखे, तो हम क्या करते हैं? हम कंपोनेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, है कि नहीं? Aren't we studying it if you are looking at something and seeing the components of it? ठीक है जी, आप किसी चीज़ को, आपने मान लो फ़ोन खोला आपने, उसके अंदर आपने वेरियस कंपोनेंट्स देखे उसके, तो आप उसको समझ रहे हो, उस चीज़ को पढ़ रहे हो। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, नहीं तो आप सीधा सीधा याद कर लो, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ मैंने कैसे याद किया था। कि भैया कॉम्पोनेंशियल के अंदर कॉम्पोनेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स को वी स्टडी, देयरफॉर दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब हमारी पढ़ाई रिलेटेड इंटेलिजेंस है, ऑल्सो नोन एज अकेडमिकल इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज
अकेडमिकल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, तो जो पढ़ाई वाली इंटेलिजेंस, जो हम कहते हैं ना स्कूल में ये बच्चा इंटेलिजेंट है, वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। उसकी कौन सी इंटेलिजेंस हाई है? उसकी सिर्फ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई है। हो सकता है उसकी कॉन्टेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस लो हो। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज अकेडमिकल इंटेलिजेंस। जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं उसे हम हिंदी में कहते हैं किताबी कीड़े, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक स्मार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बुक स्मार्ट कहते हैं। क्या ये बात अब समझ आई? वेरी गुड। ठीक है जी, ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस ऑल्सो। लो भैया एक और नाम ले लो। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं हम? एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं चीजें। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे एनालाइज करते हैं, तो ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल। तो तीन नाम है, कॉम्पोनेंशियल, अकेडमिकल, एनालिटिकल। कॉम्पोनेंशियल, अकेडमिकल, एनालिटिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके ये कुछ तीन मिनिमल पार्ट्स हैं जो शायद आपसे पूछ ले। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ लिए तो आपको क्या लिखना है? आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, बताओ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट बता दो। तो भैया इसके अंदर तीन होते हैं। नाउ व्हाई इज इट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यहां समझ आएगा। क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, वो कैसे पढ़ पा रहा है। ठीक है जी, हाउ इज दैट पर्सन हाई ऑन कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस? तो देखो इसमें तीन बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला है नॉलेज एक्विजिशन। मैंने आपको कहा बेटा तुम्हारा कल टेस्ट है, ठीक है, सबसे पहला जो आप काम करोगे छूटते उस चीज को दिमाग में लाके, नॉलेज एक्विजिशन। सर कितने चैप्टर का टेस्ट है? ठीक है जी, मैंने कहा बेटा चैप्टर नंबर 1 का है, पेज नंबर 5 से 17 सपोज। ठीक है जी, हाइपोथेटिकली। ठीक है जी, तो अब मैंने कहा पेज नंबर 5 to 17। आपने ये बात जान ली, घर जाके आपने दूसरा काम किया, दैट इज मेटा कॉम्पोनेंट। व्हाट इज मेटा कॉम्पोनेंट? दैट इज यू प्लान्ड। अब आपने शुरू कर दी प्लानिंग कि मेरे पास आज का टाइम है, घर पहुंच चुका हूँ, 6 बज चुके हैं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मेरे पास 6 घंटे हैं, 2 घंटे में खाना पीना खाने लगूंगा, मतलब मेरे पास 4 घंटे बचे हैं। 4 घंटे में मैं पढ़ाई करूंगा, 5 से 17 पेजेस है मेरे पे, मैं देख लेता हूँ बड़े बड़े टॉपिक कौन से, मैं देखता हूँ छोटे छोटे टॉपिक कैसे। क्या हम ऐसे प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? बताओ, करते हैं। तो दैट इज द मेटा कॉम्पोनेंट। ओके, एंड उसके बाद जब आपने पेपर लिखा, तो आपने तीसरी चीज ऐड कर दी, दैट इज परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। परफॉर्म कर लिया आपने। ठीक है जी, सो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के 3 कॉम्पोनेंट्स है। क्या? सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन कि आपको करना क्या है, दूसरी बात मेटा कॉम्पोनेंट उसकी प्लानिंग की मैं कैसे करूं, और तीसरी चीज परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट कि चलो उस काम को कर देते हैं भैया। ये बेस्ट है अंडरस्टैंडेबल इन पढ़ाई का कॉन्टेक्स्ट। क्या ये बात सबको समझ आई कि सबसे पहले क्या करना है, तो उसके बाद कैसे करना है उसकी प्लानिंग, एंड थर्ड इज द परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट, दैट इज आपने उस काम को परफॉर्म कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ हमने वो वाली भी कंप्लीट कर ली। किसी को कोई डाउट हो तो अवश्य लिख देना, जैसे अभी चारू ने बोला था। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास मॉडल, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो इसमें से 1 मार्क का पूछा जा सकता है कि गिव द नेम्स हु गेव पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो 3 नाम है भैया, जेपी दास। जेपी दास, डू नॉट कंफ्यूज इट विद जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड की कौन सी थी? जेपी गिलफोर्ड की कौन सी वो थी थ्योरी, जल्दी से बताओ। जेपी गिलफोर्ड की कौन सी थी? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। वेरी वेरी गुड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड था। जेपी दास ने दिया है हमारा पास मॉडल। प्लीज रिमेंबर दैट, अगर तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया ना, बेफालतू के नंबर खोगे। जेपी दास पास मॉडल में तो 3 नाम है, जेपी दास, जैक नैगलियरी एंड कर्बी। देयर आर 3 नेम्स, और ये जैक नैगलियरी और जेपी दास आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने एक और काम किया था। ठीक है, तो 3 नाम है, जेपी दास, जैक नैगलियरी और कर्बी। वी हैव 3 नेम्स। तो इन्होंने मिलकर दिया पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो, अगेन दिस इज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। क्यों? क्योंकि हम इसमें, हाँ, वी कैन रिमेंबर बाय दास पास। अरे वाह, दास पास, राइट, अरे वाह, काफी अच्छा है, दास पास। तो भैया दास ने दे दी पास। वाह वाह, वेरी अमेजिंग मोहम्मद, वेरी अमेजिंग। शुड आई कॉल यू मोहम्मद, शुड आई कॉल यू सैम, व्हाट शुड आई कॉल यू, बता दो यार। ठीक है, काफी अच्छा। तो भैया अब देखते हैं पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। सैम, ओके, दास है हमारे पास। अरे है, क्या बात है, दास है हमारे पास। स्लेव्स रखे हुए तुम लोगों ने, अभी भी स्लेवरी में विश्वास रखते हो। हाँ, तो भैया दास है
हमारे पास, वाह आचार्य, क्या बात है, अमेजिंग, दैट इज व्हाट इज अमेजिंग, देयर इट इज नोन एज निमोनिक मेकिंग. फॉर द फन फैक्ट, वियर्ड थिंग्स आर मोस्ट रिमेंबर्ड बाय योर ब्रेन. तो जितनी वियर्ड से वियर्ड बात बना सकते हो उतना इजीली रिमेंबर रखोगे. तो भैया आप जिंदगी में कुछ भी भूल जाओ, ये नहीं भूलोगे कि चिंकी ने लिल्ली से अपना मन भर लिया था, है ना. क्यों भाई? क्योंकि वियर्ड थिंग्स आर इजी टू रिमेंबर. सो मेक थिंग्स वियर्ड, मेक थिंग्स वियर्ड. भैया जहां पे आपको जो भी दिमाग में आए बस भर दो, क्योंकि वियर्ड थिंग्स आर वे इजियर टू रिमेंबर और आपको अच्छे से याद होगा. ठीक है, तो हाँ भाई ये बात है हमारे पास. नाउ पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है जी, इट इज अगेन अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, क्योंकि इसके अंदर हम प्रोसेसेस बताएंगे. इसमें तीन चीज है, जैसे रिमेंबर कॉम्पोनेंशियल वाले के अंदर हमने प्लानिंग वगैरह करी थी, सिमिलर इसमें, ठीक है जी. इसमें पास के अंदर ये तीन शब्द है, पी, ए, एस और एस. पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन या फिर अराउजल, और एस स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस या फिर सक्सेसिव प्रोसेसिंग. अभी बात करते हैं क्या क्या है. पी स्टैंड फॉर प्लानिंग. अरे भैया अगेन एक काम की बात कर लेते चलो, ठीक है जी. सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं. ठीक है जी, सबसे पहले मान लो आपका मुझे टेस्ट लेना है, तो भैया सबसे पहला काम अपने घर जाके क्या करा कि आपने प्लानिंग कर ली, है ना. तो आपने क्या करा, थिंक ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने देखा कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ता हूं तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा पूरा चैप्टर? बिल्कुल नहीं. तो आपने उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट किया. तो आपने सोचा कि चलो सुबह उठ के भी मैं पढ़ाई करूंगा ताकि मैं 6-7 घंटे पढ़ सकूं. ठीक है, सो दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज वेरी इजी. ए इज वेरी इंटरेस्टिंग. ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन एंड अराउजल. ठीक है जी. व्हाट इज अराउजल, व्हाट इज अटेंशन? अराउजल का मतलब होता है जागरूक होना, अवेयर होना किसी चीज के बारे में, एक्टिव नहीं अवेयर. ठीक है जी, अराउज हो गए हो आप किसी चीज के बारे में. ठीक है जी, सडनली आपको दिख जाए, आप एकदम पढ़ाई से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सडनली आपके साइड में आपको भाई दिख जाए अपना, तो क्या हुआ, यू गॉट अराउज्ड कि आपके आसपास आपका भाई है. ठीक है जी. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्लासेस चल रही है तो आप उसमें अटेंशन कैसे पे करोगे? आप दूसरी चीज, जैसे ही आप किसी चीज के बारे में जागरूक हो जाते हो कि ये चीज ऐसी हो रही है, सपोज आपके सामने कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है जी, तो आपने देखा अरे यहाँ पे क्या है, तो क्लास है, तो आपने उसके बारे में अराउज हो गए कि देखो मेरे सामने क्लास चल रही है. अब जब आपको पता चल गया ये चीज प्रेजेंट है, नाउ यू विल अटेंड टू इट, है कि नहीं. अब आप उस पर ध्यान दोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, रुक जा सर क्या कह रहे हैं, अच्छा अटेंशन अराउजल पढ़ा रहे, ओके, अच्छा हाँ ओके. तो अब आप क्या कर रहे हो, अटेंशन पे कर रहे हो. सो कैन अ ह्यूमन बी, क्या एक इंसान अटेंशन पे कर सकता है विदाउट गेटिंग अराउज्ड अबाउट अ थिंग? बताओ, क्या एक बंदा किसी चीज के ऊपर अटेंशन पे कर सकता है विदाउट बीइंग अराउज्ड बाय? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं. जब तक आपको पता ही नहीं चीज वो एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको अटेंशन कैसे पे करोगे? नहीं कर पाओगे. तो जब आपने किसी चीज को कर दिया, अटेंशन पे कर दी, तो अब आपको क्या है, ये क्या हेल्प करते हैं, अनेबल्स द पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. जब आपने मेरी बातों पे ध्यान दे लिया तो अब आपको समझ आया कि सर कुछ बात कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 1 और अभी हम पढ़ रहे हैं पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. क्या कर रहे हो आप? आपका दिमाग इस वक्त कितने हाई स्पीड पे चल रहा है आप समझ रहे हो? इस वक्त आप भगवान बने हुए भैया. आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है लगातार इंफॉर्मेशन, सर क्या क्या कह रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अटेंशन अराउजल की बात कर रहे हैं. और अब ये प्रोसेसिंग जो है ना, अब हम समझते हैं प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है. एक होती है साइमल्टेनियस, एक होती है सक्सेसिव. ठीक है, रिमेंबर अभी हमने दास और पास किया, दैट दास और पास इज अ साइमल्टेनियस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. That is simultaneous type of processing. How is it so? क्योंकि we perceive relation among concepts. We perceive relations among concepts and integrate them into meaningful pattern. जब हमने बोला दास और पास तो हमने पहली चीज क्या करी? Didn't we define a relation between JP दास and the pass model of intelligence? और फाइनली हमने उसको एक साथ जोड़ दिया to tell that JP दास gave pass model of intelligence. तो isn't that simultaneous type of processing? बताओ, जिसमें आपने रिलेशन बनाए चीजों के अंदर. आपने अभी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज. ठीक है जी, तो मैंने आपको बोला दिस इज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. तो आपने क्या करा, एकदम से दिमाग लगाया. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर था कि इसके अंदर हाउ अ इंटेलिजेंट ह्यूमन एक्ट्स, व्हाट आर द प्रोसेसेस. क्या यहाँ पे शब्द प्रोसेसेस आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे प्रोसेसेस शब्द आ रहा है. हाँ बेटा कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग, वही कर रहा हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ. ठीक है जी,
यहां पे प्रोसेसिंग शब्द आ रहा है, ठीक है जी। मतलब क्या है, अब आपने क्या किया, आपने रिलेशन बना लिया ऑफ दिस पास मॉडल विद द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। दोनों चीजें कितनी दूर थी, परंतु आपने उनके बीच में एक रिलेशन बना लिया ताकि आपने एक मीनिंगफुल पैटर्न बना लिया। तो अगर आप अपना दिमाग खोल के देखोगे भैया, विजुअलाइज करोगे चैप्टर नंबर 1, तो आपको कुछ ऐसा सा नेटवर्क दिखेगा, ठीक है, ऐसा सा वियर्ड टू वियर्ड नेटवर्क दिखेगा कि ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, ऐसे 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 ऐसे। आपने एक मीनिंगफुल पैटर्न बना रखा है दिमाग के अंदर, ठीक है। दैट इज साइमल्टेनियस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। नॉर्मली जब हम पढ़ाई करते हैं ना, सर कैन देयर बी अराउजल ओनली, हाँ 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 हाँ, सपोज आप मेरी क्लास में ध्यान दे रहे हो और आपके साइड में मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, लेकिन आप तब भी अटेंशन मेरी क्लास में पे कर रहे हो, तो क्या बताओ, आपको पता है मम्मी पापा लड़ रहे हैं, लेकिन आप अटेंशन कहाँ पे कर रहे हो, इधर पे कर रहे हो। तो अब बताओ, क्या आप अटेंशन पे कर रहे हो मम्मी पापा को? बिल्कुल नहीं। सो ऐसा हो सकता है कि अराउज होने के बाद हम अटेंशन पे ना करें। ओके, अगर आपने अटेंशन पे कर दी तो मैं क्या कहूँगा, अरे आप कहाँ भटक रहे हो। हाँ, तो नॉर्मली जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हम साइमल्टेनियस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद करते हैं, उनका एक पैटर्न बनाते हैं दिमाग में कि अच्छा ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और उससे एक रिजल्ट निकलता है हमारा। होता है कि नहीं होता भाई? अरे यार मेरा चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ इतनी देर से, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? होता है, यस। तो दैट इज साइमल्टेनियस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। दूसरी जो प्रोसेसिंग हमारे पास है, दैट इज सक्सेसिव। सक्सेसिव में क्या होता है भैया, जो आपके पास एक सीरीज होती है ना इंफॉर्मेशन की, आप उसे याद कर लेते हो, ठीक है जी। इफ यू हैव अ सीरीज ऑफ, देखो, रिमेंबरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली। तो रिमेंबर अभी हमने कहा था लिली से मन भर के, तो वो वाली कौन सी थी? वो वाली थी सक्सेसिव। क्यों? क्योंकि आपने एक सीरीज बना ली, ली से मन भर के, या आपने एक सीरीज बना ली ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अनदर। इसका एक और अच्छा आइडिया बताऊं। रिमेंबर हमने ये याद किया था कि यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में। क्या भैया, ये देखो, रिमेंबरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली, सबसे पहली कौन सी थी? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यूनिफैक्टर। सेकंड कौन सी थी? बाय फैक्टर। थर्ड कौन सी थी? बताओ बताओ। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की। फोर्थ कौन सी थी? मेरे को याद है, बताओ। फोर्थ हायरार्कियल मॉडल। बहुत बढ़िया। तो ये क्या हुआ, आपने सारी इंफॉर्मेशन सीरियली नहीं याद कर रखी। और आपको पता है, जब हमने यूनी बोला है, यूनी फैक्टर थ्योरी, तो अगला अपने आप ही आपका बाय फैक्टर थ्योरी आएगा। तो क्या आपने ये सारी इंफॉर्मेशन सीरियल ऑर्डर में याद नहीं कर रखी? कर रखी नहीं कर रखी? खुद बताओ। कर रखी, यस। एंड आपको एकदम से याद आ गया कि यूनी के बाद बाई है, बाय के बाद क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बाद आपका हायरार्कियल मॉडल है, एंड दैट इज सक्सेसिव टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। कि जब आपने सारी इंफॉर्मेशन को सीरियली याद किया। क्या ये बात सबको समझ आई? बताओ बताओ। यस, बहुत सोना, बहुत सोना, बहुत सोना, शाबाश। आई एम लेजेंड प्राउड ऑफ यू गाइस, आई एम लेजेंड प्राउड ऑफ यू। स्टे विद दिस फोकस एंड वी विल श्योरली सक्सीड। ओके, नाउ हमारा बस एक टॉपिक बचा है। उससे पहले एक छोटी सी फैक्ट, जेपी दास और जैक नेगलेरी गेव अ बैटरी ऑफ टेस्ट। व्हाट इज अ बैटरी ऑफ टेस्ट? दैट इज द ग्रुप ऑफ टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट एक साथ जो है, ठीक है जी, मल्टीपल, ठीक है जी। ग्रुप ऑफ टेस्ट इन्होंने दिया विच इज नोन एज CAS, दैट इज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म्स पूछी जाती है थ्रू आउट द पेपर। फुल फॉर्म मत भूल जाना, हर फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। पास मॉडल की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो CAS की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, ठीक है जी। और ये 5 से 18 साल के इंडिविजुअल्स पे लगाया जा सकता है। ये क्या है? इट इज अ बैटरी ऑफ टेस्ट। प्लीज, इट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, रिमेंबर इट। आगे चलते हैं। अब आए हम बहुत ही बढ़िया, आई लव दिस टॉपिक एंड दिस इज श्योरली अ 6 मार्कर। दिस इज अ 6 मार्कर हाई स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर। दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर। तो वो अब इसके अंदर क्या है कि भैया आपकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है जी, आपके अंदर आई कहां से? आप इंटेलिजेंट कैसे हो, ठीक है जी। क्या इसमें आपकी परवरिश का रोल है?
क्या इसमें आपकी बायोलॉजी का रोल है कि जितने इंटेलिजेंट आपके मम्मी पापा है उतने इंटेलिजेंट आप हो? ऐसा हमारे कहा भी जाता है ना कि जितने इंटेलिजेंट मम्मी पापा होंगे उतना इंटेलिजेंट बच्चा होता है। सर कैन आई लीव? आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग, आई हैव टू प्रे नमाज। ओके श्योरली यू कैन गो। ओके हाँ सर आई एम सो सॉरी सर, कोई नहीं बेटा, ठीक है जी। हाँ तो नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर क्या होता है कि क्या आपके माता पिता की इंटेलिजेंस की जितनी आपकी इंटेलिजेंस है या आपके भाई बहन जितनी आपकी इंटेलिजेंस है, हमें कैसे पता? ठीक है, तो नेचर वर्सेस नर्चर में दो चीजें। नेचर मतलब बायोलॉजिकल, यानी जब आप पैदा हुए हो आपके माता पिता का क्या रोल है, और दूसरा है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है परवरिश, परवरिश का मतलब होता है पेरेंटिंग। परवरिश का मतलब क्या होता है? पेरेंटिंग। होता है कि नहीं होता? तो क्या आपकी परवरिश की वजह से आपकी इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश होती है? किसका ज्यादा रोल है? क्या आपकी बायोलॉजी, क्या जितनी इंटेलिजेंट आपकी बचपन में होनी चाहिए थी उतनी इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी भर रहेगी, या आपकी पेरेंटिंग के साथ इंटेलिजेंस कम ज्यादा हो सकती है? दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर। तो पहली बात तो जेस्ट समझ आई सबको? नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब समझ आया? बताओ। यस ठीक है जी। तो अब हम एक छोटू सा टॉपिक देख लेंगे। वैसे नेचर वर्सेस नर्चर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। डू यू वांट मी नेचर सेट्स लिमिट एंड नर्चर हेल्प्स टू अचीव। ओ हो पढ़ के आया भाई बच्चे, ठीक है जी। लेकिन अभी हम देख लेंगे। ऐसा करते हैं, लेट्स टेक दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके आज के लिए बहुत हो गया, या बताओ पढ़ा दूं या बाद में करें? नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ा दूं? बताओ नेक्स्ट क्लास, जल्दी जल्दी बता दो। अगर अभी पढ़ना है तो अभी बता दो। टुडे, वाई क्या होता है भैया? अच्छा टुडे, टुडे चलो ठीक है। तो नेचर वर्सेस नर्चर का नेचर कर लेते चलो। तो नेचर का मतलब है, अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी का क्या रोल है। तो हमने इसमें देखा कि दो बच्चे, क्या वो साथ साथ पैदा हो या क्या वो दूर दूर पैदा हो, या उनकी इंटेलिजेंस कैसे वेरी करती है। ओके उनकी इंटेलिजेंस कैसे वेरी करती है। तो हमने इसके अंदर क्या बात करी है कि ये देखो, हमने कहा कि इंटेलिजेंस ऑफ हमने किस किस की देखी। कोरिलेशन का मतलब पता है? कोरिलेशन होता है कि कितनी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मिनिमम शुड बी 0 एंड मैक्सिमम इट कैन बी 1। 0 और 1 के बीच का है। जितना ये 1 के पास होगा उतनी ज्यादा कोरिलेशन, उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है इन इंटेलिजेंस, और जितना ये लोअर नंबर होगा उतनी कम सिमिलैरिटी है। तो हमने देखा दो आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनकी जिंदगी में हर चीज सेम है। इवन द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस आर एक्चुअली सेम, ठीक है जी। आइडेंटिकल ट्विंस रियर टुगेदर, ठीक है जी। अब आइडेंटिकल ट्विंस की एक बात होती है, मैं तुम्हें समझाना चाहता था बट मैं नहीं बताऊंगा। बेसिकली तुम समझो आइडेंटिकल ट्विंस 100% सेम होते हैं, ठीक है जी। दे आर नियरली 100% सेम, ठीक है जी। और इनका क्या सीन होता है, आइडेंटिकल ट्विंस का क्या होता है? दे कम फ्रॉम द सेम एग। क्या भैया? दे कम फ्रॉम द सेम एग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद है ना? देर इज अ एग, देर इज अ स्पर्म। बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था 10th के अंदर, है ना? याद है कि नहीं याद है? यस तो क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बन जाते हैं भैया? कैसे बन जाते हैं? जब एक एग के ऊपर दो स्पर्म आके लग जाए और ये एग बीच में से टूट जाए तो क्या होगा? हाँ एक सेकंड बता दूंगा बेटा, यार फोकस किया करो, ठीक है जी। हाँ तो यार ये देखो, यहाँ पे एक एग है, दो स्पर्म उस पर अटैच हो गए। नॉर्मली क्या होता है, एक एग से एक स्पर्म होता है तभी एक बच्चा बनता है। लेकिन जब एक एग से दो स्पर्म अटैच हो जाए और फिर क्या होगा, ये एग्स अलग अलग हो जाए, तो फाइनली क्या होगा, दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट बेबीज, ठीक है जी। 2 डिफरेंट बेबीज बन जाएंगे, ठीक है जी। और क्या है, क्योंकि एग सेम था भैया, तो क्या होगा, आपके जो ये ट्विंस है ये आइडेंटिकल ट्विंस है क्योंकि ये एक एग से बन गए। ओके जी, फ्रेटर्नल ट्विंस आर समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये बात है। स्केल की बात कर रहा हूँ, कोरिलेशन, कोरिलेशन हाई या फिर कोरिलेशन लो। कोरिलेशन 0 से 1 के बीच का होता है। ओके 0 इज द लीस्ट, 1 इज द मैक्सिमम। ओके जी, तो फ्रेटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा आइडेंटिकल ट्विंस जिन्हें रियर टुगेदर, मतलब एक साथ उनकी परवरिश हुई है, एक जैसे है वो, तो उनकी कोरिलेशन इन इंटेलिजेंस इज 0.90। 90% ऑफ देयर इंटेलिजेंस इज सिमिलर। बताओ, दो आइडेंटिकल ट्विंस जो एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ रियर करे गए हैं, उनकी इंटेलिजेंस कितनी है? 0.90 के कोरिलेशन पे, मतलब 90% तक उनकी इंटेलिजेंस सेम है। अगर आपने उन्हें बिछाड़ दिया, बचपन में ही उन्हें अलग अलग कर दिया, ठीक है जी, कुंभ के मेले में बिछड़ गए वो, तो
इवन दो वो दूर दूर रह रहे हैं तब भी उनकी इंटेलिजेंस 72% यानी 0.72 के कोरिलेशन पे है। 0.72। बताओ, दो बच्चे जो बचपन में बिछड़ गए लेकिन तब भी उनकी इंटेलिजेंस सेम है। इससे क्या पता चल रहा है? क्या बायोलॉजी का कुछ ना कुछ तो मतलब है नहीं कि बायोलॉजी यानी आप जैसे पैदा हुए हो उससे आपकी इंटेलिजेंस सेट तो होती है कि नहीं होती? यहाँ हमें पता चल रहा है। अगर नहीं होती तो फिर ये आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग पैदा होने के बाद इनकी कंप्लीटली अलग हो जाती इंटेलिजेंस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इनकी 72% तक सिमिलर आ रही है। फ्रेटर्नल ट्विंस रियर टुगेदर, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है जी। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? जब दो अलग अलग एग्स आ जाते हैं एक साथ और दो अलग अलग स्पर्म आ जाते हैं, जुड़ गए, तो क्या हुआ? दो अलग अलग बच्चे बने जो कंप्लीटली अलग अलग है, बस पैदा एक साथ हुए। ये जो बच्चे हैं जिनकी एक साथ परवरिश हुई है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि ये अलग अलग है परंतु ये ट्विंस हैं। क्योंकि ये ट्विंस हैं, इनकी हम देखते हैं देयर इज 0.60, दैट इज 60% तक की इनकी कोरिलेशन होता है इंटेलिजेंस में। अब ये सारे फैक्ट्स को छोड़ते हैं, आपके और आपके भाई या बहन की देखते हैं। सिबलिंग्स रियर टुगेदर, हु इज सिबलिंग? आप और आपका भाई बहन। ये देखा गया इवन दो यू आर सो डिफरेंट, यू आर सो डिफरेंट, आपकी तब भी 0.50 यानी 50% तक आपके और आपके भाई बहन की इंटेलिजेंस सेम है। ठीक है जी, एक सेकंड बेटा, आपके और आपके भाई बहन की इंटेलिजेंस 50% तक सेम है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आप दोनों कितने अलग अलग हो लेकिन तब भी आपकी इंटेलिजेंस सेम सी आ रही है कि नहीं? सोचो, आपका और आपके भाई बहन की 50% यानी 0.50 तक इंटेलिजेंस आपकी सिमिलर है। क्या ये बात समझ आ रही है? बताओ बताओ। यस। अच्छा एक चीज देखो, मान लो आपके और आपका भाई बहन बिछड़ गए, कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं, तो आपको क्या लगता है? कुछ तो हट जानी चाहिए, तो कुछ होना नहीं चाहिए। जब ये दो अलग अलग लोग हैं, बस माता पिता सेम है, लेकिन दो अलग लोग हैं, दो अलग अलग दूरियों पे रह रहे हैं, जगह पे एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी हमने देखा कि लीस्ट टू लीस्ट 0.25 का कोरिलेशन हो जाता है। दो बच्चे अलग अलग टाइम पे पैदा हुए, अलग अलग जगहों में रह रहे हैं, जानते नहीं एक दूसरे को, तब भी उनकी इंटेलिजेंस का मैच 0.25 के कोरिलेशन तक है। यार कितनी बड़ी बात है ये। मतलब एक चीज है कि नेचर का रोल तो श्योरली है। आप जब पैदा होते हो तो आपकी इंटेलिजेंस सेट तो होती है भैया, होती है कि नहीं होती? तभी आपके भाई बहन की आपसे 50% तक सिमिलर है ना? दूर दूर बिछड़ गए तो भी 25% तक सिमिलर है। समझ आई ये बात? बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ आई? यस 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 यस, और लिखो और लिखो, बहुत बढ़िया। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं भैया? आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? एग सेम है, स्पर्म आ गया और ये एग बीच में से टूट गया, तो सेम एग से दो बच्चे बन गए। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? जब आपको नॉर्मली पता है ना, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग्स कम्स नॉर्मली, जब नॉर्मली की जगह एबनॉर्मली गलती से दो एग्स आ गए और उस टाइम पे दो अलग अलग स्पर्म इनसे मीट कर गए, तो क्या होगा? क्या ये दो अलग अलग बच्चे नहीं बन जाएंगे? दो अलग अलग न्यूबॉर्न्स जो एक साथ पैदा हो रहे हैं, परंतु इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है क्योंकि एग भी अलग है, स्पर्म भी अलग है, एग भी अलग है, स्पर्म भी अलग है। तो दीज आर नोन ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस। ये दो कंप्लीटली अलग इंसान है जो बस एक साथ पैदा हुए हैं। ओके, तो हमें एक चीज इससे पता चली इस पूरे रिलेशन से, और ये आपको याद रखना है कि भैया नेचर का श्योरली देयर इज अ रूल। तभी आपका भाई बहन जिसको आप मान लो जिंदगी भर जानो भी नहीं, करण अर्जुन टाइप्स बन जाओ, तब भी आपकी इंटेलिजेंस 0.25 तक भी रिलेट करेगी ही करेगी। ऐसा हो रहा है। मतलब नेचर यानी बायोलॉजी का देयर इज अ बिग रोल इन योर इंटेलिजेंस। तो आपकी माता पिता पे इंटेलिजेंस जरूर मैच करती है यार। ठीक है, जितने इंटेलिजेंस माता पिता उतने इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। अब ज्यादा होते हैं कम, इसका फैक्टर आता है नर्चर पे। बात समझ आई? ज्यादा होते हैं कम, ये अब आएगा आपके नर्चर पे कि कैसे बच्चे की पेरेंटिंग हुई है। समझ आया? अभी मैं यहीं तक रोकूंगा, नर्चर हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, नर्चर हम कल की क्लास में करेंगे। विद दैट, क्या आज की क्लास में मजा आया? बताओ। थोड़ा सा हम हैवी चले थे लेकिन थोड़ा सा तो भाई फास्ट चलेंगे ही। ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, जानवी बेटा प्लीज़ पे योर फीस। ओके, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू। अरे वाह, थैंक यू, आपको भी वेलकम भैया, थैंक यू सो मच। चलो सी, ठीक है, तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग राइट नाउ एंड